चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी अपने सेशन का क्या नाम है? जावा डाउट सेशन, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज में तुम लोग का जो भी डाउट है मैं क्लियर करूं, उससे पहले और भी बेसिक बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो बात यह है कि अभी तक तुम लोग कोडिंग किए हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी कि कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी क्लासेस में बता दिया है कंप्यूटर क्या होता है। ऐसा कोई भी चीज़ जो कंप्यूटिंग कर पाए, वो सिंपल सी डिफिनीसन, सबके पास कंप्यूटर है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? है, सबके पास है। बालकृष्ण तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? जल्दी बोलो। एक ही है सर। एक है? गलत। नवदीप तुम्हारे पास 2 है? वो भी गलत। उत्कर्ष तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? हाँ, प्रेजेंट टाइम में। और ओवरऑल कितने हैं? बाकी तुम बताओ। सुनील तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? कौन कौन से? बोलो। हाँ हाँ। तो एक्चुअली बालकृष्ण बात ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास कम से कम एक कंप्यूटर है या नहीं है? बताओ। नहीं, सबके पास एक कंप्यूटर है उसके ब्रेन में, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कैपेबल है कैलकुलेशन करने में, तो ब्रेन भी कंप्यूटिंग का वर्क कर सकता है, इसलिए ब्रेन भी कंप्यूटर है, ठीक है। तुम लोग के क्लास में, मैं बीसीए के क्लास में भी पहले बता दिया था कि अभी अपने पास क्या है, ये गॉड गिफ्टेड कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन गॉड ने जो कंप्यूटर गिफ्ट किया उसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर हमारे ब्रेन में इंस्टॉल है वो फास्ट उतना नहीं है जितना हमारे डेली वर्क्स में चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है ब्रेन में, उसकी मेमोरी जो उसमें अटैच है वो भी बहुत रिलायबल नहीं है। कब क्या भूल जाए कोई भरोसा। तो मैंने तुम लोग को बीसीए के क्लासेस में बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम को क्यों इन्वेंट किया गया, क्यों डिज़ाइन किया गया। क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इनकैपेबल है, उसमें बहुत सी खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इन्वेंशन हमेशा इसी वजह से की गई हैं जब हमारा शरीर, हमारा बॉडी कहीं इनएफिशिएंट साबित हुआ, अक्षम ना, इनकैपेबल साबित हुआ, तो हम लोगों ने इन्वेंशन किया। जैसे अभी किसी को भाषण देना हो, ठीक है, लीडर है कोई, उसको भाषण देना हो और 10,000 लोग हैं, तो क्या वो यहाँ से खड़ा होकर 100-200 मीटर पीछे तक आवाज़ पहुँचा सकता है? तो हमारा स्पीच दूर तक नहीं पहुँच पाता है, तो हम लोगों ने स्पीकर का इन्वेंशन किया। हमको 50 किलोमीटर दूर जाना हो तो हो सकता है पैदल जाएं तो 10 घंटा लग जाए, 5 घंटा कुछ भी लग सकता है। तो चूँकि हमारे पैर कैपेबल नहीं थे उतने, तो हम लोगों ने साइकिल का इन्वेंशन किया, फिर मोटरसाइकिल, फिर और भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने इन्वेंट किया, ठीक है। हमारे शरीर के जितने भी पेरिफेरल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो लेस कैपेबल हैं, उनको और भी उनके फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग इन्वेंशन करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो, उसमें ड्रॉबैक्स हैं, वो लेस कैपेबल है, इसके लिए हम लोगों ने बाहर फिजिकल कंप्यूटर को इन्वेंट किया। बात क्लियर? तो कंप्यूटर क्यों इन्वेंट हुआ? कैलकुलेशन करने के लिए, प्लस में जो इस डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस डेटा के रिज़ल्ट को, उस डेटा को या फिर और भी डेटास को स्टोर करने के लिए। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे तुम्हारा ब्रेन ही क्यों ना हो, चाहे कोई स्मार्ट वॉच हो, कोई कैलकुलेटर हो, कोई मोबाइल हो, कोई लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर या फिर कोई सर्वर हो, ठीक है। सभी कंप्यूटर दुनिया के बस 2 काम करते हैं, ये दिमाग में बात बैठा लो। कौन से 2 काम? किसी भी समय पे डेटा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड यस नो ट्रू फॉल्स लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेट करते हैं डेटा पे, कोई भी कंप्यूटर हो। और डेटा, किसी भी प्रकार के डेटा या उसके कैलकुलेशन के रिजल्ट को हमेशा स्टोर करके रखते हैं। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो 2 काम बस करता है, कैलकुलेशन करता है और डेटा को स्टोर करके रखता है,
ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हो। अब बात करते हैं हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये बेसिकली डाउट सेशन है और इस डाउट सेशन में हम लोग जावा के जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे उसको क्लैरिफाई करने की, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले भी समझा चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना क्यों। पहले कंप्यूटर क्या था, अपना सिर्फ मैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो अब बना है, ठीक है। पहले कंप्यूटर एबैकस नाम का जो कंप्यूटर था वो बच्चों को खिलौना जैसा था, ठीक है, उससे कैलकुलेशन किया जाता था, थोड़ा उससे फास्ट कैलकुलेशन होता था। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड इम्प्रूव हुआ, एडवांस हुआ, तो सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स ये सब जब बने तो जाकर हमारे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनने लगे, ठीक है। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बहुत से जनरेशन्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के। फर्स्ट जनरेशन में जाहिर सी बात है कैपेबिलिटीज़ कम रही होंगी कंप्यूटर्स के पास और उनको चलाने में जो ओवरहेड आता था, मतलब कि पावर कंजम्पशन होता था, जो स्पेस लेते थे वो ज़्यादा होता होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस किया, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का साइज घटता गया, उनका पावर कंजम्पशन भी घटता गया, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके नाम अभी तुम जानते हो, इंक्लूडिंग सी, C++, सी शार्प, जावा, पाइथन, ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने शुरू हुए 1960 के बाद से। जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम तुम जानते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने क्यों? क्योंकि हमारे जब कंप्यूटिंग सिस्टम एडवांस हुए तो चूँकि कंप्यूटिंग सिस्टम्स, मतलब जो इन जनरल हम लोग कंप्यूटर्स बोलते हैं, उनका सही नाम क्या होता है? कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम ना बोलकर कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम थे जब एडवांस हुए, तो चूँकि कंप्यूटिंग सिस्टम्स के पास कैपेबिलिटी होती थी कि वो चीज़ों को याद करके रख सकते थे, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर यूज़र्स जो थे उन्होंने कंप्यूटर्स को कुछ कोड्स, इंस्ट्रक्शंस, संकेत, मतलब अपने ऑर्डर याद करने के लिए तैयार किया। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट कुछ कोड्स को लिखते थे और कंप्यूटर में स्टोर करा देते थे। बाद में कंप्यूटर जब उस कोड्स को एग्जीक्यूट करते थे साइंटिस्ट, तो कंप्यूटर उस कोड को रीड करके और इंटरप्रेट करके उसको कोड को एग्जीक्यूट करता था। तो बाद में देखा गया कि कंप्यूटर को बहुत सारे कोड्स लाइन बाय लाइन दिए जा सकते हैं और सभी कोड्स को वो अपने मेमोरी में वो स्टोर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पे सभी कोड्स को वो वन बाय वन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर एडवांस हुआ, वैसे वैसे नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली करता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल में लाता है। कैसे लाता है? तुम्हारे दिमाग में जो काम कराना है कंप्यूटर से, तुम्हारे दिमाग में जो बात है उसको तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड्स लिखोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शन का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के लिए तुम संकेतों का समूह, ऑर्डर का एक ग्रुप तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तुमसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, तुम्हारा कंप्यूटर समझ पा रहा है, जाहिर सी बात है, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? अगर मैं फ्रेंच में बात करूँ तो समझ पाएगा? तो कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ खास है नहीं, कुछ नियम का संग्रह है, कलेक्शन है। कुछ नियम, हिंदी भाषा क्या है? कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे तुम लोग देखो कंप्यूटर लैंग्वेज कीवर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कीवर्ड से ही तो पूरा लिखते हो लगभग तुम, हाँ। हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं। जब भी तुम प्रोग्रामिंग किए होगे, टोकन से बाहर कोई भी चीज़ नहीं लिखी होगी, हाँ। कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर, सेपरेटर, हाँ, स्पेशल सिंबल, ये सब क्या है? टोकन्स है ना। इनसे बाहर कुछ लिखते हो क्या? तो ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में भी क्या है? कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल करने के नियम है। मैं कोई भी शब्द को मनमानी नहीं बोल सकता हूँ। शब्द को ऐसा बोलना चाहिए कि अर्थ निकले। मैं शब्द को मनमानी भी बोल दो तो वो ख़राब नहीं है, गलत नहीं है, वो भी भाषा ही होगा, लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। दिक्कत ये है कि नहीं है? तो ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग इंस्ट्रक्शन का एक सेट तैयार करते हैं जिसको प्रोग्राम करते हैं। अब कई प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्राम ही स्वयं या फिर कई प्रोग्रामों से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनके पीछे कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर या फिर कह लो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर काम करता है।
ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं जानता है। मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उसका एक कंपाइलर बनाऊं। कंपाइलर में पूरे नियम कानून, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी परिभाषा स्टोर रहती है। वो कंपाइलर की जिम्मेदारी होती है कि जो तुम कोड लिखे हो, चूँकि कोड तुम आमतौर पे अंग्रेजी भाषा में लिखते हो कि नहीं। अपने देश में हम लोग कोड को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जापानीज़ लोग जापानीज़ भाषा में ही कोड करते हैं, चाइनीज़ लोग चाइनीज़ में ही कोडिंग करते हैं। हम लोग हिंदी या संस्कृत में कोडिंग ना करके इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो भाषा जिसको हम लोग समझते हैं, इंसान समझते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और तो चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि उस हाई लेवल लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट कर दे, कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इस मशीन कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कंप्यूटर को हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड मतलब जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर को प्रोग्राम भी नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर तुमने लिख दिया फॉर इंटीजर i = 0, i <10, i++ और लूप बॉडी में कुछ लिख दिया। कंप्यूटर को ये बात समझ में ही नहीं आएगी और ना कंप्यूटर के पास ये लाइंस जाएंगी। जो कंपाइलर होगा, C यूज़ करे तो C का कंपाइलर होगा। कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उस रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा जिसमें कंप्यूटर समझ पाए। सिंपल बात। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इंसानों के द्वारा ही बनाए गए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज बन गया, तो उसके पीछे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उस ट्रांसलेटर कंपाइलर प्रोग्राम की जिम्मेदारी होती है कि तुम्हारे हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। उस मशीन कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट, मशीन कोड में रहता क्या है, तुम्हारा अगर हाई लेवल कोड में कहीं लिखे हो इंटीजर i = 10, और मशीन कोड में इसी का कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 0101 के इस फॉर्म में तुम्हारा मशीन कोड मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सोर्स कोड। मशीन कोड मतलब तुम्हारे सोर्स कोड का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चूँकि कंप्यूटर तुम लोग शुरू से पढ़े हो, येस नो की भाषा समझता है, हाँ या ना मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब 1-0 की भाषा समझता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। तो ये बात तो सिंपल समझ में आई। बाकी फिर वही चीज़ है जो बताए हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जैसे कि यूसेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, यूज़ के हिसाब से तुम जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के तौर पे बांट सकते हो ना। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सिर्फ 2 प्रकार के, या तो जनरल पर्पस होगा या फिर जनरल पर्पस मतलब कोई भी काम, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ। स्पेशल पर्पस मतलब बस जिस काम के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वही काम करेगा। जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तुम्हारा स्पेशल पर्पस, PHP स्पेशल पर्पस, जावा लैंग्वेज जनरल पर्पस, C, C++, C# जनरल पर्पस, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मतलब उनके जो सोर्स कोड में जो कंटेंट है उसके बेसिस पे देखा जाए तो 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार का लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, मिडिल लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज और हाई लेवल, ठीक है। तो लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में 0101 के फॉर्म में कोडिंग की ही जाती थी, तो वो लो लेवल कोड होते थे, ठीक है। उसको डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता था। मिडिल लेवल मतलब असेंबली लैंग्वेज वगैरह, जिसमें 10 भी आ सकता है, बाइनरी कोड भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ में तुम्हारे कुछ सिंबल्स आ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के कुछ सिंबल्स, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं जितना भी अभी हम नाम लिए हैं, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रेन, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट, PHP, .NET, ये सब क्या हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। क्यों हैं? क्योंकि तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि इनके सोर्स कोड उस भाषा में लिखे जाते हैं जिसको हम लोग समझते हैं अंग्रेजी भाषा में। 0101 का तो कोई नाम ही नहीं रहता, बाइनरी कोड का कहीं पर नाम निशान नहीं रहता है, कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्टाइल या फिर कोडिंग पैराडिम वी अडॉप्ट, कोडिंग टेक्निक, कोडिंग प्रोसीजर के हिसाब से कंप्यूटर लैंग्वेज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बोलो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। हाँ, पॉप का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिम। क्या होता है पॉप का फुल फॉर्म? प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिम, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो इस प्रकार से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उप्स का क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। तो जितने भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनके प्रोसीजर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रोसीजर मतलब फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस अच्छे से बनाओ तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छे से डेवलप हो पाएगा, कोडिंग करते वक्त कहीं पर फंसोगे नहीं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स मतलब क्लासेस पे जोर दिया जाता है। जो भी तुम्हारा टास्क है, ठीक है, उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखो और हर एक ऑब्जेक्ट का परिभाषा डेफिनेशन लिख दो। अब तक तो तुम लोग को जावा में बहुत से कोड लिखी होगी, पता हो गया होगा ना। जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका कस्टम कंपोनेंट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? लॉग आउट बटन, तो कस्टम कंपोनेंट बनाए थे तो तुमने क्या कंप्यूटर को उस कंपोनेंट मतलब ऑब्जेक्ट की परिभाषा बताई थी? कैसे बताया था तुमने? क्लास डेफिनेशन लिख कर ना लिखे थे ना, पब्लिक क्लास माई कस्टम कंपोनेंट एक्सटेंड्स जे कंपोनेंट। हाँ, तो उसमें तुमने बताया कि जो हमारा कस्टम कंपोनेंट है उसमें वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, मतलब एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर लिखा था और उसका जो है फंक्शंस लिखा था और साथ में लास्ट में क्या लिखा था? पेंट मेथड ना, वो पेंट मेथड। तो ये जो वेरिएबल्स हैं और जो कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस और पेंट मेथड है, ये बेसिकली कंप्यूटर को बताता है कि जब इसका जो परिभाषा दे दी हो तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा और कैसा वो स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। हेलो, हाँ ऋतिक बोलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं, 11:30 बजे आना। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया क्या बता रहा था तुम लोग को मैं? हाँ, तो बात समझ में है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होता है अपना, उसमें क्लासेस पे ज़्यादा जोर दी जाती है कि जो चीज़ तुमको बनाना है, कोई एक गेम ही बनाना है, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। इस रियल लाइफ में ही देखो ना, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ है क्या? जो कुछ तुम देखते सुनते हो समझते हो, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ है क्या? बोलो, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जो तुम्हारी इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि रिकग्नाइज करे और ऑब्जेक्ट ना हो। वो एक मोबाइल, हाँ, जो शर्ट पहने हो तुम खुद, तुम्हारे शरीर में ही कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक कि जो कुछ तुम्हारे मन में भी चलता है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक तुम्हें मदद करते हैं बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इफ़िशिएंटली बनाने में, लेकिन बात यह है कि उसके पहले रूल्स को अच्छे से समझो, उसके टेक्निक्स को समझो, ठीक है। अब बात करते हैं, डाउट सेशन शुरू करते हैं। और बेसिकली जो डाउट होगा तुम लोग जावा लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर में इन जनरल पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? पहले तुम लोग डाउट अपना बता दो, उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्लासेस और रन करूँगा इसको, उसमें जावा बेसिक। बताओ, किसी को भी कुछ डाउट है जावा लैंग्वेज में? एक्सेप्शन में मतलब एक्सेप्शन आता है कि मतलब पता नहीं चलता किस जगह पे है, मतलब कैसा एक्सेप्शन? एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन एरर का एक पार्ट है। एरर मतलब त्रुटि, कमी। हाँ, तो एरर्स 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर्स और रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को जनरली एक्सेप्शन बोल दिया जाता है, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर पता है, इसमें कुछ डाउट है? कंपाइल टाइम में जब तुम सोर्स कोड गलत लिखे हो, रूल को फॉलो नहीं किए हो, अब इंग्लिश बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, ग्रामर का नहीं फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मैं ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ना बोलूं तो भी तुम समझ पाओ और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। लेकिन जब तुम कंप्यूटर भाषा सीख रहे हो तो उसमें ग्रामर का पूरा जो भी कंप्यूटर, ग्रामर मतलब लैंग्वेज का रूल, किसी भी लैंग्वेज का रूल ही ग्रामर कहलाता है, व्याकरण, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हो और तुम प्रोग्रामर हो तो तुम्हारी 100% ऑब्लिगेशन है कि तुम एक एक नियम का पालन करो। नहीं करोगे तो सिखा देगा कंपाइलर तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कहीं तुमने रूल के खिलाफ जाकर चीज़ों को, कोड को लिखा तो कंपाइलर तुम्हें बता देगा कि यहाँ पर ये
प्रॉब्लम है, इस प्रकार से तुमने गलती की है। ये हुआ कंपाइल टाइम एरर के बारे में। रन टाइम में क्या होता है कि जब तुम सॉफ्टवेयर को रन करते हो, प्रोग्राम को, तुमने कोड लिखा, कोड को कंपाइल करके रन किया, ठीक है, तो हो सकता है तुमने लॉजिकली सब कुछ सिंटैक्स तुम्हारा सब कुछ सही रहा हो, ठीक है, सिंटैक्स सही रहा। सिंटैक्स मतलब कि तुमने लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो किया, कंपाइल हो गया, लेकिन तुमने कोड को ऐसा लिख दिया कि कंप्यूटर प्रोसेसर जब उस कोड को एग्जीक्यूट करता है तो खुद फंस जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर उस कोड को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ऐसे कोड्स रहते हैं जो उस सिचुएशन को, या फिर जावा वर्चुअल मशीन जो तुम्हारे प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करता है और जावा वर्चुअल मशीन तुम्हारे प्रोग्राम को रन कराता है। तो वो डील करता, वो हैंडल करता है उस अनवांटेड सिचुएशंस को, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को। तो रन टाइम के दौरान जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जिसको कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पाता, उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अपवाद मतलब जिसको हैंडल ना किया जा सके ना। तो जैसे अब तुमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया इंटीजर a = 10/0, ये हो सकता है तुम्हारा कंपाइलर ही पकड़ ले ना, हो सकता है कंपाइलर ही बोल दे। तो और अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर a = 10, इंटीजर b = ठीक है, तुमने यहाँ पे लिख दिया गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, क्या लिख दिया, गेट इनपुट। ये तुम्हारा एक फंक्शन है ना जिसमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, ये फंक्शन कॉल होगा तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा और कीबोर्ड से स्कैन कर लिया इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने लिख दिया इंटीजर कोशेंट, क्या लिख दिया, क्यों स्मॉल रहेगा कैपिटल रहेगा, बताओ, स्मॉल रहेगा ना, वेरिएबल है। इंटीजर कोशेंट = a/b, ऐसा लिख दिया। अब जावा कंपाइलर को थोड़ी पता है कि b का वैल्यू 0 दे सकता है यूज़र, जावा कुछ भी आ सकता है ना। तो ये लैंग्वेज के रूल के हिसाब से तीनों लाइंस ऑफ कोड सही हैं, कंपाइल 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो इस कोड को कंपाइल करके रन किया गया तो तुम्हारा जो जावा वर्चुअल मशीन है, रैम मेमोरी में a नाम से एक वेरिएबल बनाएगा, स्पेस बुक करेगा 4 बाइट्स का, और उसमें 10 का बाइनरी वैल्यू फीड कर देगा ना पीछे से। उसके बाद b नाम का ही स्पेस बुक करेगा 4 बाइट्स का, और पहले तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, पहले फंक्शन कॉल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होते हैं ना, पहले फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल होगा तो मान लो कीबोर्ड से अब यूज़र ने 0 क्या दे दिया, b का वैल्यू 0, यहाँ से 0 आया, b नाम का स्पेस 4 बाइट्स का बना, उसमें 0 का बाइनरी वैल्यू 0, सब कुछ 0। हाँ, अब यहाँ पर तुमने लिखा है a/b, ठीक है, 10/0, क्या कंप्यूटर डिवाइड कर पाएगा, किसी भी नंबर को यूज़ कर पाएगा? कंप्यूटर जो है प्रोसेसर, इसमें इनफाइनाइट लूप में फंस सकता है। तो इसमें जावा वर्चुअल मशीन डिसीजन लेगा और प्रोसेसर को हाल्ट कर देगा, इस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने से रोक देगा, और तुम्हारे प्रोग्राम को भी रोकते हुए वो एक एक्सेप्शन मैसेज कंसोल पे, आउटपुट टर्मिनल पे दिखा देगा, ठीक है, एक्सेप्शन एट लाइन जो भी होगा, ठीक है, कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई 0, ऐसा कुछ करके एक्सेप्शन दे देगा। तो एक्सेप्शन मतलब तुम्हारा कोड गलत था, ठीक है, तुम्हारे कोड का लॉजिक गलत था, तुमने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर की, कंप्यूटर ही फंस गया, ठीक है, तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शनल केसेस को जावा रन टाइम जो है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुमको लगता है कि तुम्हारे कोड में कहीं एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, अच्छे से प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हें पता रहता है कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आ सकता है। तो तुमको लगता है इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, किसी को भी लग जाएगा ना कि एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि b का वैल्यू अगर 0 हुआ तो एक्सेप्शन आ सकता है। तो तुम्हें जावा रन टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उस एक्सेप्शन वाले सिचुएशन को तुम खुद डील कर लो। जावा डील करेगा तो हो सकता है तुम्हारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, रोक दे, और एक्सेप्शन वो मैसेज दिखा दे। तुम चाहते हो कि एक्सेप्शन आया तो मेरा प्रोग्राम एंड ना हो जाए, रुक ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो तुम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक से एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो, ठीक है। जिस ब्लॉक में जितने भी लाइंस ऑफ कोड में एक्सेप्शन की संभावना है उनको ट्राई के अंदर रखो और कैच करो एक्सेप्शन को कैच करके तुम्हारी मर्जी चूक कराओ, ठीक है। जैसे तुम प्रोग्राम बना रहे हो और b का वैल्यू 0 आ गया तो तुम ट्राई करो और कैच में
कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करा दो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। तो इस प्रकार से तुम एक्सेप्शन वाले सिचुएशंस को डील कर पाओगे, ठीक है। एक्सेप्शन जावा लैंग्वेज में एक्सेप्शन जो होता है सभी एक्सेप्शन का बेस क्लास होता है, ठीक है। कई प्रकार के एक्सेप्शन होते हैं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, बहुत प्रकार के एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन तुम खुद का भी बना सकते हो। और किसी को कुछ डाउट? सर डिफाइन और डिक्लेरेशन में अंतर सर। डिफाइन और डिक्लेरेशन में सर। डिफाइन शब्द का तो आज तक शायद मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया होगा जावा के ट्यूटोरियल में। कभी पढ़ाते हो डिफाइन का नाम डिफाइन मैंने यूज़ किया था सी के तुम्हारे क्लासेस में। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सुना, हैज़ डिफाइन, उसमें था ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जावा में तो मैंने कभी नाम नहीं लिया। तुम्हारे बेसिकली तुम्हारा सवाल ये है कि हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन तो करते नहीं हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन का डिफिनीसन होता है, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब कि हमने जावा वर्चुअल मशीन को या फिर अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रैम मेमोरी में मतलब मेन मेमोरी में स्पेस बुक करने के लिए। तो हमने जैसे कि अपने प्रोग्राम में कहीं लिख दिया इंटीजर ए, ये भी एक स्टेटमेंट है, एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है, बोलो। लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है? एक में हमने सिर्फ ए नाम के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज कहाँ किया है बताओ? सिर्फ डिक्लेयर किया है इसमें ना। और इसमें ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज। इनिशियल मतलब क्या होता है? शुरुआती ना। इनिशियल मतलब शुरुआती ना। तो शुरुआती मतलब शुरू का वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। वेरिएबल मतलब वेरिएबल शब्द बना है वेरी मतलब जो बदल सके ना, वेरी मतलब जो बदले, इसी से बना है। तो वेरिएबल्स का वैल्यू बदल सकता है। तो हम इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को शुरुआती वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। बात है समझ में ना। डिक्लेरेशन में हम लोग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेन मेमोरी में एक स्पेस बुक भर कर दो, उसमें कोई वैल्यू इनपुट मत करो। लेकिन यहाँ पर याद रखना होगा, जैसे सी में भी देखे होंगे और जावा में भी कुछ डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू अगर तुमने सिर्फ डिक्लेयर किया है तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है, फाइनल है या फिर नॉर्मल है, तो जावा वर्चुअल मशीन या फिर जो तुम्हारा सिस्टम है वो एक इनिशियल वैल्यू डिफ़ॉल्ट अपने तरफ से डाल भी सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ऐसा नहीं कि तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो वो एकदम जो स्पेस बना है इंटीजर टाइप का है, तो जाहिर सी बात है जावा तो 32 बिट एलोकेट करता है मेमोरी का। तो ऐसा नहीं कि जो 32 बिट्स होंगे, सेल्स होंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू। उसके बाद इस लाइन में क्या हुआ, यहाँ पर भी 32 बिट का स्पेस बुक होगा मेमोरी में, लेकिन उसमें तुमने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 10 इंटीजर नंबर को फिल करना है, ठीक है। तो 10 का बाइनरी नंबर जो होगा उस 32 बिट्स में जो सेल्स होंगे उसमें पीछे से भरेगा। ये बात याद रखना। 10 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है? 1010। तो 1010 पीछे से 28 आगे 32 बिट्स है ना, तो 28 बिट खाली रहेगा, पीछे से 0101। बात है समझ में? तो ऐसे वो फिल हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को भी तुम डिक्लेयर कर सकते हो, सिर्फ डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। डिक्लेयर फंक्शन को कैसे करोगे? जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं, जैसे तुम लोग देखे होंगे जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे तो की एडेप्टर क्लास था, विंडो एडेप्टर क्लास। तो इनमें जब तुम इनके डेफिनेशन में गए होगे तो देखे होगे इनके जो फंक्शंस थे, फंक्शन का पूरा सिग्नेचर लिखा था और सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट मिसिंग था, फंक्शन डेफिनेशन मिसिंग था। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन को डिक्लेयर कर देना ना, ठीक है। तो चूँकि उनके फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर थे, डिफाइंड नहीं थे, इसलिए वो सब क्लास क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट थे। उनके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बना नहीं सकते हो, ठीक है। बात आई समझ में? और फंक्शन को डिफाइन करना, जैसे तुम लोग करते आओ, बहुत से फंक्शन बनाए हो, न जाने कितने फंक्शन बनाए हो ना। मेन क्लास में कितने फंक्शन बनाए हो? स्टैटिक फंक्शंस बहुत से बनाए हो, डिसअलाउ कैरेक्टर्स, डिसअलाउ डिजिट्स वगैरह, ये सब। तो ये सब फंक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखे हो। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिसअलाउ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट डिजिट्स, हाँ, और वो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज और बीच में पूरे फंक्शन बॉडी, हाँ, फंक्शन का इंस्ट्रक्शन। तो और किसी कुछ डाउट? देखो मेरी बात सुनो,
एक्सेप्शन के साथ जो एक्सेप्शन टॉपिक है उसमें 2 शब्द और आते हैं, ठीक है, जैसे अपना ट्राई, कैच, ठीक है, और फाइनली, ये 3 हो गए, और थ्रो और थ्रोस। और थ्रो और थ्रोस में क्या बात है मैं तुमको बताता हूँ। जब हमको कोई एक्सेप्शन थ्रो करना हुआ, हमको लगा यूज़र ने गलत इनपुट दे दिया या फिर अनवांटेड सिचुएशन अपने प्रोग्राम में क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। जब हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो जिस फंक्शन से एक्सेप्शन थ्रो हुआ है और जो फंक्शन कॉल कर रहा है, कॉलर फंक्शन की जिम्मेदारी होती है कि जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल करे। कोई भी फंक्शन कैसे भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है ना, कोई फंक्शन किसी भी एक्सेप्शन को, वो उसको मैं आगे चल के तुम लोग को आगे के क्लासेस में, इसी सीरीज़ में जो 1 हफ्ता 10 दिन चलेगा भी, उसमें एक्सेप्शन को मैं अच्छे से, तो कोई भी फंक्शन एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। जो फंक्शन कॉल करेगा ना, जैसे अपने पास फंक्शन है पब्लिक वाइड ABC, ठीक है, ये फंक्शन है अपने पास। अब ये अगर थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, थ्रो, हाँ, थ्रो कैसे करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन भी ऑब्जेक्ट होता है ना, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थ्रो न्यू इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। हम लोग क्या कर दिए, थ्रो न्यू इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन क्लास है, उसका न्यू कीवर्ड से पता ही होगा, ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया। तो इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया थ्रो ना, हमेशा थ्रो कंडीशन के साथ लिखा जाता है, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब थ्रो करो। अभी इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा ABC को, तो जब भी कॉल किया जाएगा तो बस एक ही लाइन है, तुरंत ये फंक्शन कॉल करते वक्त ही थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। तो जहाँ पर ABC कॉल होगा, कोई दूसरा फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वाइड XYG है, और उसमें अगर XYG में ABC कॉल हुआ है तो XYG की जिम्मेदारी है कि उसमें ट्राई कैच होना अनिवार्य है ना। जैसे यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक XYG है, इसमें जब ABC को कॉल करोगे तो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा ऐसे, कंपाइलर बोलेगा कि ABC कैन थ्रो ABC थ्रोज एन एक्सेप्शन, उसको ज़रूरी है कि तुम ट्राई कैच ब्लॉक में रखो। बात थ्रो की बात समझ में आई ना। जब तुम्हें अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेप्शन जनरेट करना हुआ तो तुम थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। और जब तुम्हें लगता है कि देखो ABC यहाँ पर थ्रो कर रहा है, तुमको लगता है कि हमको ट्राई कैच नहीं यूज़ करना है, तुमको लगता है कि हमको ट्राई कैच नहीं यूज़ करना है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड XYG थ्रोज इलीगल आर्गूमेंट। तो तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि XYG जो है ना, ये हैंडल नहीं कर रहा है। XYG के अंदर अगर एक्सेप्शन आया, कंप्यूटर तुम बता रहे हो कि XYG के अंदर अगर एक्सेप्शन आया तो ये थ्रो कर देगा। XYG के अंदर अगर एक्सेप्शन आया तो ये भी थ्रो कर देगा। अब उसकी जिम्मेदारी होगी ट्राई कैच ब्लॉक लिखने की, जो XYG को कॉल करेगा। इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, इसने भी थ्रो कर दिया बाहर। अब XYG को जो कॉल करेगा वो ट्राई कैच से उसको डील करेगा, या फिर वो भी थ्रो कर सकता है, वो भी थ्रो करना चाहेगा। तो XYG के डेफिनेशन में अगर कोई एक्सेप्शन आता है, तुमको लगता है, तो या तो ट्राई कैच यूज़ कर लो, ट्राई कैच नहीं यूज़ करना है तो तुम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देते हो कि इसका एक्सेप्शन अंदर आया तो कंप्यूटर थ्रो कर देगा इससे बाहर। तो XYG को जो कॉल किया होगा वो डील करेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये थ्रो और थ्रोज है, बाकी डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। और कोई डाउट किसी को, जो भी डाउट हो पूछ लो। हाँ, बग्स, अच्छा, मुझे बर्ड्स सुनाई दिया। हम कहे बर्ड्स कहाँ से आ गया जावा में। हाँ, हम कहे आज तुम लोग फंसा दोगे बढ़िया से। हाँ, फ्लैपी बर्ड्स, चलो देखते हैं। तो तुम बेसिकली बात कर रहे हो बग्स की। बग्स, पहले लोग खाट पे सोते थे। हाँ, बग्स अच्छा एक पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव शब्द है? नेगेटिव ही है ना, परेशान करने वाला। हाँ, तो बग मतलब अनवांटेड इंसेक्ट पेस्ट, जो हमको परेशान करे किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, तो पहले लोग खाट पे सोते थे, और हम तो छोटे थे, हमारे साथ तो एक बार ऐसा हुआ है बहुत, लेकिन 1-2 लोग को हम देखे रात को खाट पे सोकर उठे, पूरा पीठ खून से भरा हुआ, लाल एकदम, वो खटमल काटे हैं सब जगह। ठीक है, तो ऐसा होता था लोगों के साथ पहले।
तो बग्स मतलब परेशान करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो बग्स होते हैं वो तुमको परेशान करेंगे। कैसे परेशान करेंगे? तुम्हारा टारगेट है, तुम चाहते हो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाए कम से कम मेहनत में, अब बग्स इस तुम्हारे सॉफ्टवेयर को बनने से रोकेंगे। अब बग्स का जिम्मेदार कौन है? किसी के खाट में अगर खटमल है तो कौन जिम्मेदार है? वही इंसान ही मालिक ना। तुम्हारे प्रोग्राम में बग्स है तो कौन जिम्मेदार है? कंप्यूटर है। तुम्हारा प्रोग्राम बग्स की वजह से लेट हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? तुम खुद हो। ठीक है। बग्स क्यों आ सकते हैं? हो सकता है तुम्हारा अभी स्किल कम हो, लैंग्वेज का नॉलेज कम हो, ठीक है, गलत कोडिंग प्रैक्टिस अपना रहे हो, ये सब कारण है कि तुम्हारे प्रोग्राम में बग्स रह जाएं। बग्स का पहचान क्या है? बग्स तुम्हें प्रोग्राम में चलते फिरते थोड़ी दिखेंगे। बग्स बता दे, तुमने गलत कोड लिखा है, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है। तुमने कोड लैंग्वेज के रूल्स को नहीं फॉलो किया, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक बग है। प्रोग्राम कंपाइल ना होना बग है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मेन बग आता है जब तुम सॉफ्टवेयर बना लिए, प्रोग्राम बना लिए, प्रोग्राम को रन कर रहे हो, ठीक है, तुमने उससे कुछ काम कराना चाहा, तुम काम कुछ और कराने चाहते थे और काम कुछ और हो रहा है। सबसे बड़ी बग यही है। जैसा तुम डेटा का प्रोसेसिंग चाहते थे, कंप्यूटर उस प्रकार से प्रोसेस ना कर रहा है। तुम चाहते थे कि प्लस करके दिखाए, कंप्यूटर माइनस करके दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे कोड में कमी है। कंप्यूटर में कमी है क्या? कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता, ये बात याद रखना। कंप्यूटर कभी भी गलत। तो बग्स होते हैं जब तुम्हारा सॉफ्टवेयर वैसा ना बिहेव करे जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था। तो बग्स तुम्हारे सोर्स कोड में भी आ सकते हैं। सोर्स कोड को भी डिबग करोगे, क्योंकि सोर्स कोड को तुम यूज़र को देते नहीं हो। आम जनता तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है। तो एज ए डेवलपर तुमको 2-3 प्रकार के बग्स से सामना करना पड़ेगा। वो बग्स जो सोर्स कोड में है उनको दुरुस्त करो, सोर्स कोड सही करो, कंपाइल करो। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा बग आता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, तुमको लगेगा कि सब कुछ फाइन चल रहा है, तुम 2-3 इनपुट दिए, चेक कर लिए, सब कुछ सही है, लेकिन नहीं, उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसमें इनपुट्स देकर चेक किए जाते हैं। ठीक है, और जब तक एकदम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करोगे, तुम कितना भी अच्छे से टेस्टिंग कर लो सॉफ्टवेयर का, जब तक जो जिसके लिए बनाए हो वो व्यक्ति कुछ समय तक यूज़ नहीं कर पाता, तब तक तुम सभी बग्स को ढूंढ भी नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बग रहेगा ही रहेगा। जब तक रियल यूज़र उसको यूज़ नहीं करता है, एक्सपीरियंस नहीं करता है, तब तक तो तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तुम्हारे कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, वो बग को बताते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहोगे तो बताएंगे क्या कमियां रह गई है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो बग्स समझ में आ गया ना। बग्स कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें दिखे। बग्स मतलब जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ? बग्स के कारण। तो बग्स दिखेगा नहीं। बग्स मतलब तुम्हारे कोड में कुछ कमी रह गई, बस सिंपल सी बात। वही है, बेसिकली वही है। ग्लिच मतलब जब सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां रह जाएं, प्रॉपर्ली बिहेव ना करे, सोर्स कोड में, सोर्स कोड की गड़बड़ी की वजह से सब कुछ आ जाता है दिक्कत। ठीक है, और कुछ डाउट? चलो तो फिर बेसिक क्लास जो है जावा का हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है।